नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत ने पिछले हफ्ते एक बहुत ही दुखद घटना को देखा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जो था, उसमें 26 आम नागरिक मारे गए। पहलगाम हमले के बाद में सरकार ने सर्वदलीय बैठक की और सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसे इनपुट थे कि जो घास के मैदान जो हैं बैसरन के, वो खोले गए थे बगैर अनुमति के। हालांकि बाद में लोकल अधिकारियों ने और बाकी लोगों ने कहा कि बगैर पुलिस अनुमति के खोलने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वहाँ के लिए कोई अनुमति नहीं ली जाती रही थी। इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। सरकार ने क्या किया है, सरकार जो कर रही है क्या वो पर्याप्त है? कई जगह हमने देखा कश्मीरियों के ऊपर हमले हुए हैं, बहुत सारी सांप्रदायिक और विभाजनकारी बातें भी की जा रही हैं। ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी। नमस्कार सर। और हमारे साथ हैं द वायर के संपादक सीमा चिश्ती। नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल यही है, जिस तरह से जब कार्रवाई हुई और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने, खासतौर पर विपक्ष ने भी कहा कि जो सरकार कह रही है हम उसको लेकर बिल्कुल उसके साथ हैं, एकजुट है, पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? अगर हम पॉइंटर्स में गिने तो सरकार की कार्रवाई क्या रही है? हम देखते हैं कोई जांच समिति हमने अभी तक नहीं देखी है। हम मान रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, चूक हुई है, लेकिन इस चूक को हम कैसे इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कैसे आगे हमारे डिसीजंस में सरकार की तरफ से देखा जाएगा इसे, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। देखिए, इस सरकार के काम करने के जो पैटर्न हैं उसके बारे में हमें दो तीन चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जब भी इस तरह की हादसे हुए हैं इस सरकार के कार्यकाल में, मुझे लग रहा है कि कम से कम 8-10 हादसे हो चुके हैं। और ये सरकार बजाय कि उस चीज़ को फोकस करे, उसके कारण को फोकस करे, वो रेपिटेशंस ना हो, ये सरकार उसको पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है इस गवर्नमेंट की और इनका जो सिस्टम है, इनका जो नेटवर्क है उसके ज़रिए उसको पोलराइज़ करने की कोशिश करते हैं। और जो शुरुआती जो सेटबैक है वो तो पूरा देश स्तब्ध था, पूरी दुनिया में उसको कंडेम किया गया। अपोजिशन पार्टीज़ पहली बार, मुझे लग रहा है कि 11 सालों में पहली बार जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो पूरा सरकार के पीछे खड़ी हो गई। और बहुत अच्छा इसका संदेश ये गया देश में कि नेशनल यूनिटी है। और किसी भी हिस्से में, देश के दूसरे हिस्से में अगर इस तरह की वारदात होती है तो वो उसका पूरा देश पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ उसका उसके लिए एक है और एक घर खोल करके लड़ेगा। कोई भी वारदात होती है तो उससे, उस वारदात से लड़ने के लिए सरकार का जो सिस्टम सफिशिएंट नहीं होता है, पूरा देश का भी साथ में होना जरूरी है। अगर कंट्री आपके साथ है, देश के लोग आपके साथ हैं, सारे स्टेट आपके साथ हैं और कास्ट और रिलीजन के ऊपर उठ कर के लोग सरकार के साथ खड़े हैं, तो उस सिचुएशंस का सरकार को फ़ायदा उठाना चाहिए उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, जो भी तात्कालिक घटना घटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तात्कालिक तौर पर जो सपोर्ट गवर्नमेंट को मिला था उसको यूज़ करने के बजाय कश्मीरी छात्रों पर भाजपा शासित स्टेट्स में हमले हुए। उत्तराखंड में 20,000 कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं, उन पर वहाँ हमले किए। मैं तो हमलावरों को नाम से भी जानता हूँ कि कौन लोग थे और क्या उनके बैकग्राउंड है। और न केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बाकी जगह जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं हमले हुए। तो पंजाब में भी हमला हुआ है। पंजाब में हमले हुए, पंजाब में भी हमले हुए, चंडीगढ़ में हुए, लोगों को धमकाया गया, लोगों को कहा गया कि तुम टेररिस्ट हो। और राजस्थान में, बाकी कई जगह, उड़ीसा में, बाकी कई जगह इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक तो सरकार को, जिसको कहते हैं ना कि अवाक रहेगी, सरकार को पता ही नहीं था कि उसकी चादर के नीचे, नाक के नीचे क्या हो रहा। जी जी। तो इसमें सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार जो इस बार पाकिस्तान को जिस ढंग से डील करना चाहिए था, उस डील करने के बजाय एक वार का एक फंडा खड़ा कर दिया गया। और जितने भी हॉक्स हैं गवर्नमेंट के सपोर्टर्स, उन्होंने इसको, बजाय कि हम उन जो लोग शहादत हुई, जिनकी 26-27 लोग मर गए हैं, बजाय कि उस इशू पर फोकस करें, उसको एक वोट बैंक पॉलिटिक्स में पूरा देश में इस तरह से उन्माद खड़े करना, ये अनफॉर्चुनेट है। मुझे लग रहा है कि किसी भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जिसके साथ पूरे कश्मीर के लोग साथ में हैं, कश्मीर के लोगों ने, मैं भी, मुझे लग रहा है कि 1989 में जब रूबिया शहीद का किडनैप हुआ था, मैं उन लोगों में, जर्नलिस्ट में शामिल था जो सबसे पहले
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के घर गए थे, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। एंड चूँकि मुफ्ती मोहम्मद साहब हमको पर्सनली जानते भी थे, तो हम लोग अपने सहानुभूति के लिए, सिंपैथी के लिए गए। और उसके बाद कश्मीर में ट्रोमाल है, कश्मीर में एक किस्म से उथल पुथल मची हुई है। पहली बार कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे। वहाँ जिन लोगों को आप पत्थरबाज बोलते थे, वो मोमबत्ती लेकर के सड़कों पर उतरे और देश के साथ, देश उन परिवारों के साथ उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति का फायदा उठा करके एक नई सोच की तरफ, एक नए डायरेक्शन की तरफ देश को ले जाना चाहिए था, जो मुझे लग रहा है कि सरकार उस वो मौके करने में का सफल नहीं हुई। जी जी इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, मतलब शायद आप लोगों की तवज्जो चाहूंगी इस पर, कि इसमें 3 जो प्रमुख इनके आइडियाज़ हैं, हिंदुत्व का आइडिया हो, जी। कश्मीर का हो, आंतरिक सुरक्षा का, और राष्ट्रीय भावना का, और पाकिस्तान का, कई इसमें आइडियाज़ जो हैं ये एक साथ आ गए यहाँ पर। पहली बार हुआ है कश्मीर के इतिहास में कि 26 लोगों को इतनी बर्बरता से, पर्यटकों को गोली से मारा गया हो, सिक्योरिटी वहाँ पे 45 मिनट तक पहुँच नहीं पाई। तो ये सरकार इतनी निकम्मी है, इससे ये साबित होता है। मतलब गृह मंत्री कहते हैं, उसके पहले वो मीटिंग करते हैं, कुछ ही दिनों पहले उन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में उच्च स्तरीय मीटिंग, जिसमें से उन्होंने वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं इलेक्टेड उनको हटाया। आपने इसको दो फाड़ किया हुआ है, इस पूर्व राज्य को, वो अब यूनियन टेरिटरी है, जिम्मेदारी किसकी है, वेयर डज द बक स्टॉप। लेकिन अब गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह तो इलेक्शंस करवा रहे हैं, भाजपा अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन पाई है, उससे वो मशगूल हैं। तो मतलब कहाँ पे जाके इसका रेडार ये रुक रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि युद्ध की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये जो मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, जाके इस तरह से कह देना कि आर्म्ड फोर्सेस को अब खुली छूट दे दी गई है, तो क्या इससे पहले नहीं थी खुली छूट? तो क्या इंतजामात थे, क्या बजटरी एलोकेशन है वेपन्स का, हमारे एयरफोर्स की क्या स्थिति है, हमारे तमाम आर्म्ड फोर्सेस में वो किस पोजीशन में है कि वो इसमें जवाबदेही हम लोग मांग सकें। और आपने तो ये कहा, यहाँ पर एक शहीद हुए एक जो शायद शुभम द्विवेदी जो कानपुर में रहते थे, उनकी पत्नी ने तो कहा कि हमको तो बताया गया कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ ठीक है, इसलिए इतनी तादाद में लोग गए, और वहाँ कोई था ही नहीं। मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा 40 मिनट लग गए। लेकिन क्योंकि जो बिग मीडिया है, बड़ा मीडिया है, वो कोई सवाल नहीं उठाता है, 9 बजे के शोज इस पे नहीं होते हैं कि किस तरह से इस तरह की जानें चली गई। तो ये बेसिक जो फेलियर है, इंटरनल सिक्योरिटी का फेलियर है। और बावजूद इसके कि इसमें कश्मीर जो बड़ा हिंदुत्व का मुद्दा इन्वॉल्व है, राष्ट्रीयता, पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं, बावजूद इसके वो देश में जो गुडविल थी, जो आप कह रहे हैं विपक्ष के नेता बिल्कुल साथ आ गए और कहा हम आपके साथ हैं, आप इसको प्रिसिशन से हमारे फायदेमंद में बामायने कोई कदम उठाइए, ये सरकार उस कदम को उठा ही नहीं पाई है। जी, द वायर एनालिसिस में एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया कि वो 10 बिंदु कौन से थे। ये लेख दर्शक हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इस लेख में उन 10 बिंदुओं का जिक्र किया गया, बिंदुवार बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें कर सकते थे। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे है जांच के आदेश, चूक का इवैल्यूएशन, आप मूल्यांकन करें, पुनर्मूल्यांकन करें कि किस तरह की सुविधाएं थी, क्या नहीं था। कश्मीरियों की खिलाफत जो है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि सर ने बताया कि उत्तराखंड में तो खुले आम मसूरी में वेंडर्स को पीटा गया है, स्टूडेंट्स हर जगह के डरे हुए हैं, उन्हें अपने करियर की चिंता है, क्योंकि उन लोगों के इस वक्त ये सेमेस्टर ख़त्म होने का समय होता है, एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से ये जो चीज़ें टर्न आउट हुई है उनके करियर को किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। एक और चीज़ थी कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर क्या हमारे पास इस चीज़ को साबित करने के लिए कोई प्रमाण या कोई भी ऐसा दस्तावेज है कि भारत की सरकार ये वैश्विक पटल पर जाकर कह सके? वही अभी देखना है। सरकार ने कुछ सामने सार्वजनिक रूप से तो कुछ बात कही नहीं है, कोई इस पर उस तरह की प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई है। कल अलबत्ता जो ब्रीफिंग होनी थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बाद जो होनी थी, उसमें तो कुछ और ही मामला डिस्कस हुआ ऐसा लग रहा है। तो कोई भी कायदे से सुचारू रूप से कोई मीडिया से तो बात हुई नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि किस तरह की जानकारी दी जा रही है और देशों को, और किस प्रकार के प्रमाण बिल्कुल ठंडे दिमाग से स्ट्रेटेजिकली जमा करके दिए जा रहे हैं। उसका कोई सार्वजनिक रूप से कोई बात कही नहीं गई है। और न केवल कश्मीरियों पे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भी कई लोगों पे इस तरह के हमले हुए हैं लगातार, भले वो हाँ छुटपुट घटनाएं हो, लेकिन जो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं, कम से कम उनके हाथों में तो हमको नहीं खेलना चाहिए। हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि एकजुट होकर आप पेश करें ना। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग हैं, इस तरह के हैं।
हमको उसको प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए। वो भारत के कभी भी फायदे में नहीं हो सकता कि जो जिस पाकिस्तान तरह का आर्मी से चीफ हमले कह रहा है। हुए, जिस तरह से हमने देखा आगरा में एक घटना हुई जहां पर एक व्यक्ति ने एक मुस्लिम व्यक्ति को गोली मारी और कहा कि ये प्रतिशोध ले रहा हूं मैं जी। पहलगाम की घटना का। बाद में पुलिस ने कहा कि ये घटना पैसों के विवाद से जुड़ी थी, पर चूंकि वो इतनी बड़ी नहीं थी तो इसलिए पुलिस तक वो पहुंची नहीं थी। लेकिन किसी व्यक्ति का उठकर ये कहना कि मैं एक स्वघोषित गौरक्षक हूं और मैं पहलगाम का प्रतिरोध ले रहा हूं किसी मुस्लिम नागरिक से, वो भी भारत के रहने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि ये बयानबाजी तुरंत शुरू हो गई थी, इस तरह की धर्म पूछा जाति नहीं, इस तरह से हमने बहुत सारे आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल था भाजपा का बीजेपी ट्विटर, छत्तीसगढ़ जी, का, उन्होंने ये बात कही। तो इस चीज को लेकर सरकार कुछ नहीं कह रही है। अगर हम कहते हैं कार्रवाइयां होनी चाहिए तो कार्रवाई वहां भी होनी चाहिए जहां एक बेहद दुखद घटना को इस तरह से सांप्रदायिक विभाजन करने की घटना में तब्दील किया जा रहा है। देखिए देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और सीमा जी ने भी बहुत अच्छी बात की है। मैं ये मानता हूँ कि दो तरह के पक्ष हैं इसमें। एक तो यह है कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम थी, जो ओवरऑल प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आपने इलेक्शंस वहाँ करवाए, इलेक्शन कराने के बाद भी कोई वो जो सिक्योरिटी का जो अपरेटस है, आपने यूनियन टेरिटरी है, सीधा थानेदार, मुझे तो बताया गया कि थानेदार भी यहाँ से दिल्ली से तैनात हो रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगले दिन जो उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला दूसरे तीसरे दिन के साथ, उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये तो उन्होंने बड़प्पन देखा है कि हम इस मौके का फायदा पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए नहीं करेंगे, इस तरह की ऊँची बात हम नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, इससे पहले पुलवामा की वारदात हुई, आज तक पुलवामा की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि हम अपने घर को जब ऑर्डर में नहीं रख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पाकिस्तान पूछ रहा है सवाल कि व्हाट हैपेंड इन पुलवामा इन्वेस्टिगेशंस, और पुलवामा की जांच में इस देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर है कि पुलवामा क्या हुआ, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, ये जो सरदार जी पुलिस वाले हैं, पुलिस ऑफिसर थे, डीएसपी, उनका क्या हुआ, जो उनकी एमुनेशन उनकी गाड़ी में टेररिस्ट पकड़े गए थे, वो सारे लोग छोड़ दिए गए हैं। वो रिटायर भी, मुझे तो बताया गया रिटायर भी हो गए। तो सवाल ये है कि आपकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, सरकार की जवाबदेही कहाँ है। यूनियन टेरिटरी अगर आपने उसका राज्य का दर्जा छीना है और कहा कि हम कंट्रोल करेंगे, तो सवाल, वो तो पपेट गवर्नमेंट है। वहां जो बनाई आपने वो तो दिल्ली के पूर्ण, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपने कहा अरविंद केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी को, ऐसे उनको वोट दिया। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आपके पास नहीं है, स्टेट सेंटर के जो इश्यूज आपके पास नहीं है, आपके पास तो म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट है जिसके पास कुछ अधिकार ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आपने एक राज्य का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया, पूरा सोशियो पॉलिटिकल सीन बिगाड़ दिया, और घूम फिर करके आप वहीं 2019 में लौट आए हैं। फिर जो आपने 370 को आप कह रहे थे कि जादू की छड़ी है, इसके बाद तो आतंकवाद तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपकी नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा है इसका आपको पता नहीं है। और मैं ये साफ सा कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के पेपर को भी देख रहा था, मैं इंटरनेशनल पेपर्स को भी देख रहा था 3-4 दिन से, उसमें पुलवामा हर जगह छाया हुआ है कि देयर इज नो आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो सरकार आउटकम कौन देगा? पुलवामा की जांच के लिए हम अफगानिस्तान या नेपाल से पूछेंगे? ये जो सरकार है। और मैं जो दूसरा सवाल आपका था कि देखिए ये जो हमले हो रहे हैं, देखिए ये जो पोलराइजेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, पोलराइज करने के लिए इन्होंने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। और जो सवाल पूछने वाले हैं, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं। जो इनका पैटर्न है कि कोई भी व्यक्ति इनकी नाकामी पर सवाल पूछे, इन्होंने आपने 10-11 साल में क्या काम किया, कौन सी आपकी एक उपलब्धि बता दीजिए कि ये हमने इस देश के लोगों के जीवन को सुधारा है, तब्दीली की, लोगों का जीवन बेहतर बनाया, कोई मुद्दा ना। क्योंकि इनके पास 11 साल बाद भी कहने को कुछ नहीं है, इनको कश्मीर की कोई उपलब्धि इनके पास नहीं है, इनको इंटरनल सिक्योरिटी की कोई उपलब्धि इनके पास नहीं है। आप जो है, जो फ्री आवाज है, फ्री स्पेस है, उसको आप क्रैश कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट टोटल एंटी पीपल गवर्नमेंट, मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि एंटी पीपल गवर्नमेंट, जो अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको क्रैश करो, और उसके नतीजे हम सब देख रहे हैं। मैं स्पीच के सवाल पर बाद में आऊंगी। सीमा जी, इसी बीच हमने एक कार्रवाई देखी जो कहा गया कि जो संदिग्ध आरोपी हैं, जिन 9 लोगों का नाम लिया गया कि पहलगाम के जो हमले के लिए जिनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अभी संदिग्ध ही हैं वो, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर तोड़े गए, उनके परिवारों के घर तोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले कहा था कि जो घर और आवास तोड़ना है, खासतौर पे आरोपियों के भी, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए, आप इस तरह की कार्रवाई को कानूनी नहीं मान सकते, ये गैर कानूनी या अवैध काम है।
पर क्या ये सिर्फ घर तोड़ देना आरोपियों के, चाहे वो इतने विभत्स हमले के आरोपी हैं, पर क्या वो आरोपी उन घरों में रहते हैं, या उनके घर तोड़ना एक एक बहुत बड़ी कार्रवाई है? क्या उनके घरों को, उनके परिवारों को सड़क पे ला देना, जैसा कि हमने वायर की रिपोर्ट्स में भी बताया कि उनके परिवार जो जो 9 घर तोड़े गए, उनमें से कम 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी और वो सड़कों पर आ चुके थे। उन आतंकियों के जो कि संदिग्ध हैं, अभी तक हम उन्हें संदिग्ध ही कहा जा रहा है, पर अगर वो हैं भी जिम्मेदार, तो क्या घर तोड़ देना उनके परिवार की कोई कार्रवाई है? जैसा कि सिद्धार्थ वरदराजन जो हमारे संपादक फाउंडिंग एडिटर हैं, उन्होंने एक लेख में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि कैसे जो पिछली घटनाएं हुई थी, छत्तीस सिंहपुरा की जो घटना थी, उन सब में जो जिम्मेदार लोग थे, जांच का क्या हुआ, अदालत में उन संदिग्धों को बरी कर दिया गया क्योंकि हमारे पास उनको सजा देने के लिए इनफ सबूत नहीं थे। तो अब जो ये घर ढहाने की कार्रवाई है, क्या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ अभी लोगों का जो जो भावनाएं हैं उनको शांत करने की कार्रवाई है, और इवेंचुअली जैसा हम भी जांच की बात कह रहे हैं, हमें अभी तक नहीं पता कि जांच हो रही है या नहीं हो रही है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा मामला? नहीं, ये देखिए, ये तो जो पूरा आइडिया हम लोगों ने तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में और यूपी में ख़ास तौर पे इसका बहुत प्रयोग हुआ है, बुलडोज़र जस्टिस। यानी आदित्यनाथ जी की रैलियों तक में बुलडोज़र पेश होते हैं, वो उपस्थित रहते हैं और बुलडोज़र पे इस तरह से किया। तो उन्होंने एक तरह से लोगों के इमोशन से खेलने की ये कोशिश तो की है और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हम त्वरित जस्टिस दे देंगे, हम घर गिरा देंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये पोलराइजेशन, और वो ख़ास एक वर्ग के, एक किस्म के लोग होते हैं, तो बहुत गरीब होते हैं वो, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है कुछ कहने का या दरवाज़ा। भाई, कानून के दरवाजे खटखटाने का, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए कितनी पहुँच, पैसा और रिसोर्सेज, वक्त चाहिए, वो सबके पास नहीं रहता है। तो जानकारी भी उन लोगों को है नहीं कि वो गलत है या नहीं है। तो इस प्रकार की मॉब जस्टिस, जब पूरा स्टेट इस तरह से मॉब बन जाता है, ये हम लोगों ने इजराइल में भी देखा है। गजा में जो पूरे सेटलर एरियाज हैं, मतलब ये खुद इजराइल में ही जो पैलेस्टीनियन एरियाज हैं, वहां पर इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई, तो ये एक इंटरनेशनल एक शॉर्ट हैंड बन गया है जब आपको ये बताना है कि ये बंदा ही गलत है, इसको हम ड्यू प्रोसेस से भी नहीं मारेंगे। पहले तो ये होता था कि प्रोसेस इज अ पनिशमेंट, अब ये भी है कि प्रोसेस में हम बॉदर नहीं करेंगे, हम इसको जल्दी से हम इसको जस्टिस कर दिला देंगे। तो जिस तरह से इनकाउंटर डेथ्स को लेके लोगों में एक तरह से कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, उन्माद रहता है, और आप एक मॉब को आप उठाते हैं, उसी तरह से ये कार्रवाई अब ये हो गई कि अब स्टेट बिकम्स द मॉब। पहले तो सिर्फ वो पुलिस थी, अब तो बाकायदा जो म्यूनसिपल सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो सब हैं, वो आकर बुलडोजर से गिरा रही हैं। और जो हम लोग की जानकारी है, और क्योंकि बीच में फिर ये शायद 9 घर तोड़े गए, उसके बाद फिर कार्रवाई को थोड़ा रोका गया, क्योंकि जो गुडविल आपको हासिल थी कश्मीर में, इसके बावजूद 370 को रीड डाउन करने के बावजूद, उस पर जो गुस्सा था खासा पहले, उसके बावजूद जो गुडविल थी, जो सहानुभूति थी, जो गुस्सा था टेररिस्ट के प्रति, क्योंकि उन्हें 26 जाने इस तरह से ले ली, और जो कैंडल मार्चेस वगैरह आई थी, वो आपने फौरन रिवर्स कर लिया। तो किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस, जो कि किसी भी तरह की आंतरिक सुरक्षा के लिए, किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए बहुत एक बिल्कुल नेसेसरी है, इफ नॉट सफिशिएंट, उसकी तो ज़मीन आपने ख़त्म कर दी ये करके। लेकिन ये तो एक बहुत क्लियर, इसमें तो पूरी एक नेशनल जो इनकी नीति है कि इस तरह की हम बड़ी हार्ड लाइन गवर्नमेंट है, और हम अब बुलडोजर आएगा और बुलडोजर जस्टिस वो फौरन दे देगा। ये महाराष्ट्र में भी देखा गया है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी बहुत इंस्टेंसेस हैं। तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इसका कोई वो नहीं, और मुझे तो लगता है कि कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि सुओ मोटो वो इसका वो कॉग्निसेंस लें, इस बात को उठाएं वो, क्योंकि इसमें तो उनकी अवमानना हो रही है, उनका जो ऑर्डर है तो उसकी क्या, व्हाट्स इट्स वैल्यू इज नॉट इवन व्हाट्स ऑन पेपर। उन्होंने इस पे कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब पिछले कुछ दिनों में शायद थम गए हैं वो, और इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों के और वहाँ के स्थानीय लोगों के और नाराज हो जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि उस घर में कौन और रहता था, क्या वो सिर्फ अकेला वहाँ रहता था, और इससे क्या कनेक्शन है उसका? कई परिवार वालों ने कहा कि उनके बेटे का कोई यहाँ रहने का कोई इतिहास भी नहीं था, उनका कोई हिस्सा भी नहीं है, कि आप उनके नाम पर, उनके आरोप के लिए पूरे घर वालों को बेघर कर दे रहे हैं। सर, आपने जी इसमें देखिए, कुछ भी आप करते हैं, देखिए हमारा जो कंट्री है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। वी हैव ए पार्लियामेंट, वी हैव ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और हमारे यहाँ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का हम क्लेम करते हैं पूरी दुनिया में। तो मैं ये मानता हूँ, मैं सीमा जी की बात को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो कंगारू कोर्ट में आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब उन्होंने पकड़ा, कंगारू कोर्ट लगाई, और वही हाथों हाथ फांसी करके आप कदम चले गए। तो ये सवाल ये है कि 2 तरह की चीजें हैं इसमें। एक तो
पुलिस को ये राइट्स दे दिए गए हैं और सिविल अथॉरिटीज को कि वो जुडिशल एक्टिविज्म, मतलब जो काम न्यायपालिका को करने हैं वो काम हमने पुलिस के थाने को दे दिए। तो इतनी बड़ी इस देश के गरीबों जिसमें का एक पक्ष को सुनने का कोई नहीं कोई मसला ही मतलब है। नहीं। ये जी मतलब कहा कि जी कोई जो जो लॉ है, जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स हैं, उनके जो राइट्स है, उनके अधिकारों को आपने छीन लिया है और वो अधिकार आपने लोकल पुलिस थाने और सिपाही को दे दिए हैं। तो सवाल ये कि जब वो अगर एक्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं नहीं। तो ये सरकार बड़े सिलसिलेवार ढंग से, ये बच्चे नहीं है, ये बड़े सोच समझ के इस तरह से हमले कर रहे हैं और एक किस्म से कुठाराघात है। ये सुप्रीम कोर्ट को की जो इमेज है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है ये, और उसको चैलेंज है ये कि भाई आप कुछ भी बोलते रहिए। कोई भी आदेश 2024 में आदेश पारित हुआ ना कि आप किसी का, यूपी में तो 25-25 लाख रुपए घर बनाने जी, के ये लिए तो अभी मार्च की बात है। यस, जी अभी भी दिए गए। 2024 के एंड में भी आया, जी फिर एक नया फाइनल ऑर्डर आया, उसके बाद भी। और इनके अथॉरिटी को सब पता है, वो सारे अखबार पढ़ते हैं, सारी ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे है, सबको पता है। लेकिन उसके बाद इसका मतलब ये है कि आप जुडिशरी को नहीं मानते, आप इस देश के संविधान को नहीं मानते, आप इस देश की संसद को नहीं मानते, और आप ये सोचते हैं कि चूंकि आपको मैंडेट मिला हुआ है, आपकी गवर्नमेंट है, सरकार है आपके हाथ में, तो आप सर्वशक्तिमान है जो और चाहे आप कर जो सकते मर्जी हैं। करें। कोई अगर आपको पूछे तो उसको आप कहते हैं आप देशद्रोही हैं। जी तो वही हालत मुझे लग रहा है कि देश के हर लेवल पर, सिस्टम के हर लेवल पर इस तरह की चीजें हो गई हैं। और मुझे लग रहा है कि इसको आने वाले वक्त में जो ये ट्रेंड चल पड़ा है, ये ट्रेंड अनर्की की तरफ, अराजकता की तरफ, जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं करेगा, जब सिविल अथॉरिटीज अपना काम नहीं करेगी, सरकार अपना काम नहीं करेगी, सिर्फ मीडिया अपना काम नहीं करेगा। मैं तो जिस फ्रेटर्निटी का मैं मेंबर हूं, मैं तो वो भी कह रहा हूँ कि वेयर इज द मीडिया, मीडिया क्या रोल निभा रहा है इन सारी चीजों में, कहां सवाल पूछ रहा है। और दूसरा पक्ष ये है कि जो सवाल पूछ रहा है उनको आप उनके खिलाफ FIR कर जी, रहे हैं। यही तो मेरा ये अगला सारी सवाल बातें है जी कि जिस तरह से हमने देखा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर माधुरी काकोटी जो डॉक्टर मेडुसा के नाम से ट्विटर पर लिखती हैं, उनके खिलाफ, और फिर एक वेबसाइट 4 PM की जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। सीमा जी, क्या आपको लगता है कि माधुरी के ट्वीट्स या नेहा सिंह राठौर ने जिस तरह के सवाल पूछे थे वो राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी तरीके का खतरा पहुंचा सकते हैं? कहा जा रहा है उनका ट्वीट पाकिस्तान में रीट्वीट हुआ, पर क्या इसके लिए नेहा जिम्मेदार हैं कि उनका ट्वीट पाकिस्तान में रीट्वीट हुआ? तो क्या उनको इसके लिए हम राजद्रोह के मामले में उनके ऊपर FIR कर देंगे या कार्रवाई करेंगे उसके ये तहत? तो बिल्कुल मतलब काफका के नॉवेल्स वगैरह के सीन्स बिल्कुल वास्तविक उसमें इनैक्ट किए जा रहे हैं कि आपको, मुझे तो लगता है ये आंतरिक सुरक्षा और भारत की डेमोक्रेसी को खतरा है अगर आप इस तरह के FIR लॉन्च कर रहे हैं। ये खतरा है। अगर वो सवाल नहीं उठेंगे तो एक पूरा लूप होता है फीडबैक का, जिससे पे जो काम है एक्टिविस्ट का, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जर्नलिस्ट है, उनका काम है, क्योंकि उससे तो सरकार मजबूत होती है। तो अगर सरकार कोई अकल हो तो वो अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको रिकग्नाइज करके उनको इनकरेज करे, क्योंकि उसी से तो एक बेहतर समाज, एक बेहतर कल की तरफ हम बढ़ते हैं अगर सवाल पूछे जाएंगे। अगर कोई आर्टिकुलेट नहीं करेगा उन सवालों को और उसको हंस के बिल्कुल एक शार्प, एक उसको सैटायर कहिए, उस तरह से कहिए, तो उसके बाद फिर क्या एक्सप्रेशन होगा उसका? फिर तो पूरा आपका सिस्टम ही फट जाएगा ना। और उसमें कोई फीडबैक लूप ही नहीं है। सब लोग मतलब हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं सिर्फ मोदी जी की और अमित शाह जी की, डिस्पाइट इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। तो मुझे लगता है कि इसको करना ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति ये मतलब ये आहत है, ये एक धक्का है भारत को कि इस तरह की चीजें हो आप रही क्या हैं। सोचते हैं कि इस तरह से पत्रकारों को, कलाकारों को निशाना बनाना, खासतौर पर उन चीज़ों के लिए जो बतौर नागरिक वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशंस में नहीं है जहां वो निर्णय ले सकें, तो वो सरकार से पूछ रहे हैं आपने निर्णय क्यों नहीं लिया, तो ये किस तरह से देशद्रोह हो जाएगा? सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार का जो भी एक्शन है, जो FIR की जो प्रक्रिया है, जो FIR दर्ज करने वाला जो पुलिस वाला है, कांस्टेबल या जो भी हेड मोरर या SI जो भी होता है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अभी कुणाल कामरा के बारे में कही। उसने तो क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी उसके खिलाफ FIR हो गई महाराष्ट्र में, वो भी BJP रूल्ड स्टेट है। और उसके बाद ये जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट है। ये अपना विचार को प्रकट करना, मैं तो पत्रकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ,
मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि इंसान का जो फंडामेंटल राइट किसने दिया? भारतीय नागरिक को जो मिला है, फंडामेंटल राइट बीजेपी ने या कांग्रेस पार्टी ने या कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दिया। फंडामेंटल राइट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज देयर। और आप फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि अच्छा फंडामेंटल राइट को, अरे ठीक है, फिर धीरे धीरे करके लोगों को ये है कि लोगों में एक आदत डालें। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ये मैसेज ये नेहा सिंह राठौर को या 4PM को या और जो डॉक्टर मेडूसा, ये उनको नहीं है। ये जो और लोग हैं, ये जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, उस पूरी कंट्री के जो पत्रकार हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार के कामकाज का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, ये उनको एक किस्म से धमकी है। और ये जो सिद्दीक कप्पन वाला जो इश्यू है, जो मैंने खुद डील किया कि सिद्दीक कप्पन के साथ क्या बर्ताव हुआ कि उसने कुछ स्टोरी की थी, कोई इंटरव्यू किया था, मुझे बताया गया संजीव भट्ट की वाइफ का इंटरव्यू किया था, क्योंकि इनको मिर्ची लग गई कि संजीव भट्ट से इनका तो बड़ा ताल्लुक है, सीधे जुड़े हुए हैं। तो उनको लगा कैसी हिम्मत है, एक लड़का चूंकि वो मुस्लिम था, उसको परेशान करना, उसको प्रताड़ित करना। उसमें भी यही कहा गया था कि ये बाकी लोगों के लिए सबक लेकिन है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उमाकांत जी, क्योंकि देखिए भारत में पत्रकारों को कोई खास राइट्स मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई खास राइट्स में जो आर्टिकल 19 कहता है वो सारे भारतीय नागरिकों को वही राइट देता है, हमारा डिराइव्ड एक तरह से राइट है। तो आज जिस पत्रकार, तो ये महज एक डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ कि मैं घर चली जाऊं, मैं चाय पीऊं आराम से, क्योंकि वो लड़ेंगे अपना FIR, ये तो हर व्यक्ति, हर नागरिक को चुनौती है कि आप बोले। और ये टेस्ट कर रहे हैं वोटर्स कि अगर इतने पे ये मतलब अगर इतना कर सकते हैं तो वो कल रवीश पे हो जाएगी, परसों सब पे हो जाएगी, फिर कोई फिर परसों आप ऑपोजिशन के पास चले जाएंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? तो ये तो एक पूरा इनका टोटलिटेरियन जो प्रोजेक्ट है कि कोई आवाज नहीं निकलेगी हमारे खिलाफ, और कोई मतलब जो भी होगी वो उसको आप खिलाफत मान रहे हैं अगर कोई भी सवाल है। और मुझे लगता है कि इसमें तो प्रधानमंत्री आगे हैं, जिन्होंने 11 साल में पहली बार ये हुआ है स्वतंत्र भारत में, मुझे नहीं पता वाइसरॉय वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे या नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वो जिस तरह के भी हो, जिस किस्म के भी हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साल तक एक भी प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। जो हुई है वो एक सवाल या 2 सवाल हुए, पहली बार बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंगटन में, और एक बार और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो लोग इतने खुशनसीब नहीं है कि वो जहाज में जाके उस व्हाइट हाउस में जाके अमेरिका में सवाल पूछ सके, हमें तो वो नहीं हासिल हुआ है वो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो ये तो आप पूरा वो इंस्टीट्यूशनलाइज करें ना कि कोविड के टाइम पे कोई भी इलेक्टेड अब बंदा जवाब नहीं देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी चीज पे नहीं होगी, कोई भी चीज हो जाए हम जवाब नहीं देंगे। तो ये तो बस सवाल किया जाएगा, और अब ये उसका एक कदम और कि आप पे FIR हो जाएगी ताकि बाकी सब लोग डर जाए। एक बात सीमा जी, एक बात कहना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि मैं तो मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुझे मैं माफी चाहूंगा, मुझे बताया गया कि आपको सवाल पूछेंगे, तो मैंने कहा मैं तो क्रिटिकल सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा वो क्रिटिकल ही तो चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी क्रिटिकल सवाल ही चाहते हैं इकोनॉमी पे। तो मैंने विज्ञान भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज वेरी हिटिंग क्वेश्चन, हिट किया उसके लिए आपको कभी वो मुझे अप्रिशिएट किया, कोई आप पे FIR नहीं हुई, अरे अप्रिशिएट किया। और फिर अगली बार फिर हुआ, फिर मेरे को कहा कि आप सब प्लीज कोई सवाल पूछिए। तो सवाल ये है कि ऐसी गवर्नमेंट हमारे सामने 10 साल पहले ऐसी गवर्नमेंट थी जो गवर्नमेंट क्रिटिकल सवाल का वेलकम करती थी और आदर करती थी। और यहाँ ये है कि देखिए, मैं तो एक फंडा बताता हूँ बहुत क्लियर कि अगर आप क्रिटिकल सवाल या सरकार की कमजोरियां सरकार को बता रहे हैं तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, ताकि आपकी पॉलिसीज में, आपके काम के तरीके में अगर कोई खामी है तो आप करेक्टिव मेजर उठा सकें। और तो आपको शुक्रगुजार उन लोगों का होना चाहिए सवाल उसके घर तो आप सुबह फूल का गुलदस्ता भेजना चाहिए कि साहब आपके सवाल पूछा, हमने 4 DM सस्पेंड कर दिए, हमने वहां के चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। तो सवाल ये है कि आज क्या हो गया ना कि पूरा ये जो सिस्टम है, इसको देखिए, कंट्री को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश है कि हम ही सरकार है, सरकार और पार्टी एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पार्टी के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो आपके खिलाफ पार्टी इक्वल सरकार, हाँ, पार्टी का मतलब देश। और मेरे पास तो एक केस ये आया, मैंने पता किया कि क्या केस है आपके खिलाफ, कोई पत्रकार का भागते भागते मेरे पास एक पत्रकार पहुंच गए मेरे घर पे जान बचाने के लिए 2-3 महीने पहले। मैंने क्या हुआ, कह रहे जी मैंने कुछ लिखा, पुलिस ने कहा कि हमारी छवि खराब हो रही, उसको पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया। तो सवाल यह है कि मैंने कहा पुलिस के पास जुडिशियल पावर आ गई है, अब आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। कितना खर्चा इस देश का बचेगा। मैं तो इस सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ये कोर्ट कचहरियां इस देश की बंद कर दीजिए
और इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो एसएचओ को और इंस्पेक्टर को दे दीजिए, देश सुखी आनंद हो जाएगा, आप भी आनंद करेंगे और देश भी आनंद करेगा। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में देश है, ऐसा मैं मानता हूँ, और इस पर देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में लोग कहते थे कि हालत खराब, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये तो अघोषित इमरजेंसी के जो हालात और हैं, वो तो सिर्फ क्या 18 महीने चली, उसका इतना नहीं, मतलब गुणगान गाते हैं, नहीं, उसका पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन उसको भुगत चुके हुए लोग इस प्रकार के हालात खड़े कर देंगे जो 11 साल से चल रहे हैं। नहीं, वो तो घोषित हाँ, था ना, घोषित वो था, तो बिल्कुल। बाकायदा पर कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, गजट नोटिफिकेशन हुआ था, इसमें तो कुछ है ही मैं नहीं। अगले सवाल की तरफ जाना चाहूंगी। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि एक सिक्योरिटी मीटिंग होनी थी, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकल के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरक्षा की बात नहीं हुई। सब पत्रकार सुनना चाह रहे थे कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बोलेंगे, पर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, जब अगली जनगणना होगी तो उसमें जातियां जो होंगी, जिसकी मांग विपक्ष काफ़ी समय से कर रहा था। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के अभियान चल रहा था, जब भाषण हो रहे थे, प्रचार चल रहा था, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, सभी ने इसको इस तरह से बताया था। प्रधानमंत्री कहते थे कि अर्बन नक्सल विचार है, लोग एक हैं, सेफ हैं, बटेंगे कटेंगे, और तमाम तरीके के आक्षेप जो थे वो लगाए गए थे विपक्ष के नेताओं पर। कल उन्हीं सबको मानते हुए हमें कल रात से पता चला मीडिया के द्वारा कि जातिगत जनगणना जो थी वो कितना बड़ा कदम थी। इस तरह का जो यूटर्न है, सीमा जी, आप इस पर क्या देखती हैं? इसका क्या पॉलिटिकल रेलेवेंस हो सकता है? देखिए, पहली बात तो जैसा कि आपने कहा कि पूरा जो कैंपेन मोदी जी का बहुत ही पर्सनल जहर से भरा हुआ और शार्प था। जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि टोटी ले जाएंगे नल की, बछड़ा और मतलब गाय भैंस है, भैंस उड़ा ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये क्या कास्ट सर्वे है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा, ये तो माओवादी लेफ्ट विंग विचार वगैरह हैं। उसके अर्बन नक्सल, उनका शब्द था अर्बन नक्सल है। अब वो तो खुद ही अर्बन नक्सल मुझे प्रतीत हो रहे हैं, और पूरी सरकार, अगर वो सब अर्बन नक्सल था तो इस प्रकार का यू टर्न ये बताता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, डिस्पाइट इसके कि उनके प्रिंसिपल्ड इस पे ऑपोजिशन है, जो उनका बिल्कुल बेस है हिंदुत्व का, उस पे कास्ट का सेंसस, कास्ट को स्वीकारना, लोगों को गिनना, ये कितना उसके विपरीत जाता है उनके तमाम टेरेस को, उसको स्वीकार कर लेना। उनको लगा कि जमीन पे जो हालात बन रहे हैं, जो संगठित रूप से लोग अब मांग कर रहे हैं, जो तमाम जातियां हैं, जो राज्य हैं, तेलंगाना में अभी सेंसस हुआ, कर्नाटका में अब फिगर्स सामने आए हैं, अभी पेश हुए हैं, इसी पिछले महीने अप्रैल में उनके सामने अभी ऑफिशियल हुए हैं, जो 2015 में हुआ था सेंसस उसके। इन सब को देखते हुए उनको लगा कि द टाइम हैज़ कम फॉर दिस आइडिया। और मुझे तो बहुत ही एक अजीब सा लग रहा है कि 1990 में हम सब लोगों ने देखा है कि मंडल में किस तरह से पॉलिटी पूरी तरह से स्मैश सी हो गई थी। वहाँ से आज की बात कि 1931 के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत में कास्ट सेंसस की बात पे अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भांत भांत के लोगों का एक कंसेंसस है, ये कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि वो मजबूर हुए हैं मोदी जी इस बात को स्वीकार करने में। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी मैं आपसे कि मोदी जी को तो हम लोग और इस पूरी सरकार को बहुत बैकफुट पे देख रहे हैं, क्योंकि कहा उन्होंने ऑपोजिशन के इतनी की डिमांड पे और आइडियोलॉजिकल डिमांड पे, हर नेता ने ऊपर से लेकर नीचे क्या क्या नहीं बोला इस पे, बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, मैं लात मारूंगा, शायद गडकरी जी का एक कोई बयान चल रहा है, विभाजनकारी हरकत है और लोग मर जाएंगे, इस तरह की एक्सट्रीम बातें कही गई सोशल जस्टिस के प्रश्न को नकारने के लिए। इस पे सरेंडर है सरकार का। फिर जो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स से बातें सुन रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जाहिर सी बात है कोई औपचारिक ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन उसमें भी कोई हमको रीढ़ की हड्डी तो नहीं दिखाई दे रही है भारत की कि वो ट्रंप से कोई सीधे बात करे। एक ऐसी सरकार की जो आत्मनिर्भरता और न जाने क्या क्या कह रही थी, अचानक उसने वहां यू टर्न मारा है। और फिर जो आंतरिक सुरक्षा की बात जो हमने कही, उसमें भी कितना बड़ा यू टर्न है। तो मुझे तो बहुत एक विचित्र सी एक सरकार लग रही है, और ये पता नहीं किस तरह से 2025 में ये आगे बढ़ेंगे, अगर ये देश को इतनी बुरी तरह से एंडेंजर कर रहे हैं, बिना किसी तर्क के, बिना किसी रीजनिंग के, किसी कमिटी के, किसी ट्रांसपेरेंसी के। 2021 में ही शायद नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है, अभी उनसे पूछा गया था कि कास्ट सेंसस होगा या नहीं, उनका तो नहीं होगा। तो मतलब कभी हाँ कभी ना, मतलब आपकी किस बात का, और क्या मतलब बिल्कुल ही इरैशनल, विदाउट एनी तर्क आप कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो बनता है कि क्या इस जातिगत जनगणना का कोई संबंध बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से कोई संबंध लगता है आपको? देखिए, इसका संबंध बहुत सारी चीज़ों से है। पहली चीज़ तो ये है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और 11 साल की जो उनकी विफलताएं हैं, उस विफलताओं से ध्यान बटाने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है, हथियार है। बिहार में तो हम बाद में आएंगे।
और दूसरा ये है कि उनको लग गया कि उनके सारे विकल्प खत्म हो गए। उनके पास जो हथकंडे थे ना, आप आज एक पत्ता फेंकते हैं, कल सारे पत्ते जो उनके पास थे क्लोज खत्म हो गए। अब जब आपके पास पत्ते खत्म हो जाते हैं तो फिर आप कुछ इस तरह के इरेलीवेंट चीजों को, जिनको आप इरेलीवेंट मानते थे 2 साल पहले, 1 साल पहले, 15 दिन पहले, 6 दिन पहले, पब्लिक रैली में कहते थे, भाषण में, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो समाज को बांटने वाले जो लोग हैं, और जो उनकी मदर है आरएसएस, उसने कहा कि हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश है ये जो अर्बन लगी हिंदू समाज को, तो वो तो इसकी पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है। और मुझे तो ये लग रहा है कि एक बड़ी बगावत, रिवोल्ट, क्योंकि जो आरएसएस की जो फ्रेमिंग है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन तो फ्यूडल है। वो तो इस तरह का जातियों को, तो आप मनुस्मृति को देखिए, क्या लिखा है मनुस्मृति में, आप महिला को, आप क्या महिलाओं के बारे में लिखा है। तो जो मनुस्मृति, इन्होंने डिनाई किया मनुस्मृति को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, इसके साथ कैबिनेट की बैठक में बोलते कि हमने मनुस्मृति को डिनाई कर दिया, अब हम मनुस्मृति कोई रिलेशन नहीं, कोई घोषणा करें कल से। तो सवाल ये है कि आप मनुस्मृति से आपने नाता तोड़ दिया, अगर आप इस तरह से आ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि सोशल जस्टिस, जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग छुआछूत से परेशान हैं, जिन लोगों के साथ सदियों से, आजादी के बाद हम देखा हमने, मैं बिहार में घूमा, पूरे देश में घूमा, नॉर्थ ईस्ट में घूमा, मैंने देखा कि वो लोग वैसे के वैसे, उनके 15 पीढ़ियां में वही काम कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। सासाराम में मैं गया, वही काम कर रहे हैं, जगजीवन राम के गांव के लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर सच्चे हैं, तो मुझे तो इनकी डाउट है, क्योंकि इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि किस प्रकार का वो सेंसस होगा, उसकी क्या ग्राउंड रूल्स होंगे, क्योंकि 2011 में भी एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे तो हो चुका है, उसके इन्होंने फिगर्स क्यों नहीं रिलीज किए हैं? वो उसी को एक बेसिस बना के कर देते, उसने सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स जो आर्थिक जीवन से और उन चीज़ों से संबंध है, उन्होंने क्यों नहीं रिलीज किए हैं 2011 के फिगर्स, वो उन्होंने नहीं रिलीज किए हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आरएसएस का, जैसा आपने बताया, ये तो पूरा एक ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में एक पूरा चल रहा सिलसिला, जहाँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समरसता कि आप कमरे में आ जाइए, लेकिन आप कुर्सी बगल में रख के बैठ नहीं सकते मेरे साथ, ये तो बहुत क्लियर है। और कास्ट सेंसस में ये कहना चाहूंगी, ये भले ही टैक्टिकल वगैरह लोग समझें, लेकिन एक बार आपने इसको चल दिया, उसके बाद तो बटरफ्लाई इफेक्ट, इसके तो बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। वो गेंद आप रोकेंगे थोड़ी, फिर तो इट विल हैव, द बुलेट विल हैव लेफ्ट द गन, द हॉर्स विल हैव लेफ्ट द स्टेबल। उसके बाद तो लोग मांगेंगे भाई, अपना हिसाब मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। उसके बाद आप पावर में उनको कैसे, आप नागपुर क्या इस बात पे राजी है, और अगर राजी है तो श्योर वी आर अनदर बॉल गेम। लेकिन ये तो बहुत बड़े सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत गंभीरता से शायद विचार भी हुआ है। और अगर विचार भी हुआ है तो लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हम लोगों को खबर ही नहीं है कि क्या हुआ है, किस तरह की चर्चा हुई है। जी नहीं, सवाल ये भी है सीमा जी कि देखिए कि आपकी पार्टी है ना, ये आप कहते हैं हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, कहीं कोई चर्चा पार्टी के लेवल पर डिस्कशन हुआ? आप अगर कहते हैं कि हम डेमोक्रेट, हम एक पार्टी है जो जिसमें कंसेंसस होता है, आपने क्या नेशनल लेवल की, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी इनकी हुई थी क्या कोई रेजोल्यूशन पास किया? कि भाजपा के आप नेता से अगर आप कल शाम 5 बजे अनाउंसमेंट हुआ, आप 4 बजे किसी नेता से पूछ लें तो उसे नहीं पता होता कि 5 बजे क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। बिल्कुल, ये डिमोनेटाइजेशन स्टाइल नहीं। 2011 के डेटा की हम बात कर रहे थे कि उसमें ये था कि नहीं इस पे कास्ट का डेटा नहीं रिलीज होगा। एक नीति आयोग में एक कमेटी बनी जिसमें अरविंद पानागारिया उसके हेड हैं। क्या हुआ उस कमेटी का? आपने इतनी कमिटीज बना रखी हैं, सब उसकी सब क्लासिफिकेशन, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ है? यूपी में एक कमेटी है रोहिणी कमीशन, उसकी भी खबरें नहीं है, उसे बस उड़ते उड़ते कुछ लीक हो जाती है, कुछ पता चल जाता है कि उसने 4 वर्गों में डिवाइड किया हुआ है। तो एक बहुत ही एक, और इतनी कि इग्नोरेंस, हाँ, क्योंकि वो समझते नहीं है कि सूचना का अधिकार या हमारा अधिकार हमारी जिंदगी से ताल्लुक जिन चीजों का, हाँ, और ये सिर्फ देखिए सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, ये चाहते हैं कि ये भ्रम बना रहे कि हम हमेशा के लिए हम ही हैं अब सत्ता में, भी आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन वो आइडिया तभी आएगा जब जवाबदेही होगी। आप इसमें जवाबदेही नहीं चाहते हैं तो आप सवाल ही ना उठाएं। तो मुझे लगेगा कि भैया तो हमेशा ये तो राजा है, और आरएसएस के प्रमुख से तो हम इस तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल देखते हैं, राजा प्रजा से हटकर तो कभी बात होती नहीं है। सीमा जी, लोकसभा चुनाव के पहले महिला बिल पास हुआ, महिला बिल पूरे देश में जुलूस निकल रहे, महिला बधाई, प्रधानमंत्री के घर जा, पर बधाई हो रही पूरे देश में, थैंक यू मोदी जी, कहाँ थैंक यू, कहाँ महिला बिल, कहाँ है? वुमेन को, महिलाओं को न्याय कहाँ है? आप इस तरह के गुब्बारे छोड़ते हैं। लोग बड़े जागरूक हैं, लोगों को पता है, लोग समझते हैं कि मौसम आने वाला है,
और इसलिए मौसम आने के पहले आप इस तरह के चीज़ें कर रहे हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स कर रहे हैं। पहलगाम में चूंकि आपकी बड़ी आलोचना हो रही है, तो आप 10 दिन पहले क्यों नहीं लेके आए आपको, अगर आप सच्चे थे, और 4 दिन रुक जाते, पहलगाम होने फिर ले आते। तो आप चूंकि ना तोलते हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स इधर उधर, तो ये सारी फेर में लोग अब इनकी सारी चालों को समझते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लेटर एंड स्पिरिट में लागू करें और दिन बताएं, तारीख बताएं। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें जरा सा लोग फंस गए, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ एक नुमाइशी, एक उस तरह से एक एग्जीबिशन के तौर पे इस्तेमाल करें, तब आप फंसेंगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी। और अगर आप वाकई इसको करेंगे कायदे से, जिस तरह से किया जाना चाहिए, तो ये कोई हल्की चीज़ नहीं। 90 के दशक को हमने देखा है, 2006 में जब मंडल 2.0 जिसको कहते हैं, हम कहते हैं एक कायदे से, तो ये मंडल 3.0 है अगर ठीक से होता है। और पहली बार स्वतंत्र भारत में ये होगा कास्ट सेंसस। हालांकि SC ST पूछा जाता है, आपका धर्म क्या है, आप किसको पूछते हैं नहीं पूछते हैं, ये पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ जाति पूछना तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ को, अलग तरह की आइडेंटिटीज़ को, अलग तरह की पॉलिटिक्स को जन्म देगा। जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि महिला बिल जैसा हाल ना हो इसका, और इसे सही तरीके से किया जाए। आप दोनों हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जनगणना, पहलगाम और बाकी मुद्दों पर हमारी रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए आप द वायर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।